रहे हैं टीवी पे उन्होंने बेतहाशा काम किया, इसके साथ ही साथ फिल्म पे भी ये काम कर चुके हैं। फिल्मों में भी 200 से ज़ायद इन्होंने मूवीज़ में काम किया है। तो इनको लेते हैं हम ऑन ईयर, बात करते हैं इनसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मैं आपका अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें टाइम दे दिया है, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट है और इतना मैं आपका इंतज़ार कर रही थी और आपको तो इस बात का अंदाज़ा है कि मैं आपके कितना पीछे पड़ी रही हूँ। जी हाँ जी कोई बात नहीं, मैं हाजिर हूँ जी सर, क्योंकि आप माशाल्लाह से हमारे इतने मोस्ट सीनियर एक्टर और वो एक्टर जिनकी रिस्पेक्ट का अलग ही आलम है। मतलब लोग रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों की, जितने एक्टर्स होते हैं उनकी होती है, लेकिन जो इज्जत जो एहतराम आपको मिला है माशाल्लाह से बड़े कम लोगों के हिस्से में आया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी इज्जत अफजाई है और बहुत करम है अल्लाह का। जी सर, बिल्कुल सर। हम जब भी मतलब बात करते हैं माशाल्लाह से आपको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 1964 जब से टीवी का आगाज़ हुआ, जब से आपने टीवी पे काम किया, और वैसे अगर हम बात करें आपका जो करियर शुरू हुआ था बाकायदा, तो वो एज अ चाइल्ड स्टार हुआ था। आपने 6 साल की उम्र से काम शुरू किया है। जी 6 साल की उम्र से मैं नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ, माशाल्लाह, सिर्फ यही काम कर। तो सर तो आप अंदाजा लगा लीजिए, मुझे ये काम करते हुए कोई 72 साल हो गए। माशाल्लाह 72 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह 72 साल, 72 ईयर्स। और उसमें आपने माशाल्लाह रेडियो पे काम किया, आपने थिएटर पे काम किया, मूवीज में काम किया, आपने ड्रामे पे काम किया, एज अ प्रोड्यूसर आपने काम किया। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपने छोड़ी हो। या मैंने सब जगह काम किया। मैंने बाहर भी काम किया, मैं अमेरिका में भी मैंने 1-2 फिल्मों में काम किया। मैंने काम ही काम किया माशाल्लाह। ये अभी ये 2 महीने से जरा काम का बर्डन कम हुआ है। कम क्या हुआ है, बैठना पड़ गया है, क्योंकि लोग बाहर इतना ज्यादा निकल नहीं रहे हैं। वरना मैं अपनी सारी जिंदगी हर वक्त घर में तो बहुत कम ही रहा हूँ। कभी कराची, कभी मुल्क से बाहर। तो बच्चों के प्रोग्राम से लेके जनरल प्रोग्राम, रेडियो के बड़े प्रोग्राम, थिएटर, बड़ा थिएटर, आर्ट्स काउंसिल, फिर पीटीवी आ गया पाकिस्तान में। फिर मैं पाकिस्तान टेलीविजन का सबसे पहला एक्टर, उस जमाने में हीरो, जाहिर है 50 साल तो हो गए, 52 साल। टीवी पर मैं 52 साल से नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ। रेडियो पर अभी कर लेता हूँ, थिएटर भी करता हूँ, साल में 1-8 दफा सीरियल कर रहा हूँ। मैंने खुद फिल्में प्रोड्यूस की हैं, कोई 12 फिल्में बनाई हैं मैंने माशाल्लाह। और मैं अब एक फिल्म मैंने डायरेक्ट भी की है। अब मैं टेलीविजन के सीरियल, सीरीज और जो आपके दूसरे आर्ट प्लेज होते हैं उनमें काम कर रहा हूँ। तो मैं आई एम ऑन काम कर रहा हूँ माशाल्लाह। तो सर की इतनी एनर्जी, इतना सब कुछ आपने किया है, तो एक तो इतनी एनर्जी कैसे आई? हमेशा जब भी हमने आपको देखा है, जिस किरदार में देखा है, लगता है कि वो आप ही के लिए लिखा गया, आप ही के लिए बनाया गया, आप उसमें ऐसे ढल जाते हैं। बस वो असल में मेरे लिए जो कुछ लिखा जाता है या बनाया जाता है या बाज नहीं भी होता है, करना पड़ता है। तो मैंने कभी मैं किसी किस्म के काम से मैं रिफ्यूज नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर लेता हूँ। वो मैं एक हर स्क्रिप्ट और हर ड्रामा जो है मेरे लिए एक इम्तिहान होता है, और वो इम्तिहान में देता हूँ। उसमें मैं किसी ना किसी तरह पासिंग मार्क्स तो ले ही लेता हूँ। नहीं सर, आप तो बहुत मतलब एक्सटेंशन लेके कहना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कामयाबी के साथ आप जो है वो अदा करते हैं। हर जो भी किरदार आप करते हैं जबरदस्त तरीके से करते हैं। तो सर रेडियो से आपने आगाज़ किया, जैसे आप बता रहे हैं आपने 6 साल की उम्र में रेडियो से आगाज़ किया, तो वो कैसे, मतलब वो वाला आपको चांस कैसे मिला था? कि आपकी फैमिली में पहले से कोई था मीडिया पे? नहीं, मैं पेशावर में रहता था, तो वहाँ जहाँ मैं रहता था उस गली में पेशावर के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट रहते। बल्कि वो जो मोहल्ला था वहाँ पाकिस्तान और इंडिया के बड़े एक्टर रहते थे। मतलब उसके साथ ही
जो जिससे खानी बाजार था, वहाँ दिलीप कुमार रहते थे, राज कपूर रहते थे और जेम्स रहते थे और पता नहीं कौन कौन। तो इत्तेफाक से मैं छोटा सा था तो रेडियो पाकिस्तान पेशावर के एक बहुत बड़े सदाकार थे शेख शरीफ, उन्होंने मुझे देखा और उनका बच्चों के प्रोग्राम में जरूरत होती है तो आप हर इतवार को चले जाया करेंगे। मैं छोटा सा था, मैंने कहा चला जाया करूंगा। तो मैं वो गाड़ी आती थी मुझे ले जाती थी, फिर गाड़ी छोड़ जाती थी, तो मैं बैठा रहता था साल 2 साल, मैं देखता था बच्चों के साथ कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मैंने बाकायदा लर्निंग की, यानी मैं उनमें से नहीं हूँ कि जिन पे छाप दिया गया हो कि आप एक्टर हैं। मैंने उस वक्त के जो बड़े बड़े एक्टर थे, थिएटर के भी बहुत बड़े थे, रेडियो के भी बहुत बड़े थे, तो उन सब से मैंने सीखा, मैंने बोलना सीखा, चाल ढाल सीखी, गुफ्तगू का अंदाज सीखा, एक्टर को क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए। किसी यूनिवर्सिटी में तो मैं गया नहीं, लेकिन फिर बाद में मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी और जब भी गया, जहाँ भी गया, तो मैंने कुछ ना कुछ किया जरूर। तो मैं थिएटर और रेडियो का वहाँ बहुत मशहूर मारूफ सदाकार हो गया, अदाकार हो गया। और फिर मैं 60 में लाहौर आया और फिर मैं लाहौर में ही हूँ। लाहौर में आकर मैंने थिएटर किया, रेडियो साथ साथ करता रहा, एक आध फिल्म की, फिर बाकायदा मैंने 64 में फिल्म ज्वाइन की और 64 में ही टेलीविजन ज्वाइन किया और फिर मेरे पास बहुत काम हो गया। और उस वक्त से लेकर अब तक मैं बेशुमार यानी मैं गिन नहीं सकता कि मैंने कितना काम किया, कितना प्लेस में किया। मेरा ख्याल है कि इस वक्त मैं आई एम द सीनियर मोस्ट एक्टर ऑफ माय कंट्री। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और सर, तो ये इतना सारा माशाल्लाह से आप रेडियो से आपने आगाज़ किया, फिर टीवी के ऊपर जब आपने काम करना शुरू किया, टीवी पे आपने हर तरह के रोल्स किए हैं, तो आज का जो टीवी है माशाल्लाह अभी भी आप काम कर रहे हो, बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो आज का टेलीविज़न, आज का रेडियो और उस वक्त का रेडियो और टेलीविज़न, तो कितना फ़र्क आपको महसूस होता है, क्योंकि आपने तो एक्सपीरियंस किया है इन सब चीज़ों को? नहीं, वो तो फर्क तो बहुत पड़ जाता है। देखिए, हर 5-7 साल के बाद कुछ न कुछ फर्क पड़ जाता है। लिबास में पड़ जाता है, चाल ढाल में पड़ जाता है, गुफ्तगू में पड़ जाता है, साइंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आपकी नई नई चीजें इलेक्ट्रॉनिक में ईजाद हो जाती हैं। वो माइक्रोफोन और वो सारी चीजें, एम्पलीफायर, ये वो सारा सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ और हो जाती है। पहले जमाने में माइक्स नहीं होते थे, फिर माइक्स आ गए, फिर अब कॉलर माइक आ गया, फिर डिजिटल हो गया, ये सब मेरे सामने हुआ। तो पहले कलर नहीं था, फिर कलर हो गया, अब छोटी स्क्रीन, वाइड स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन, और अब तो आप घर में बैठकर जो कुछ बनाना चाहें आप, मैं बना के और आपको भेज दूं, आप उसको ऑन एयर कर देंगे। बिल्कुल। तो अब तो हर घर में टीवी हो गया है, हर घर में मोबाइल पर ही टीवी बन गया है, हर शख्स ने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। और ये जो मोबाइल और रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब जो है, ये मीडियाज, अगर इनको आप एक पॉजिटिव एंगल में लें तो ये किस की यूनिवर्सिटी जो है वो आप अपने हाथ में लिए घूम रहे हैं, और दुनिया की हर चीज, हर अच्छी बुरी चीज सब इसमें मौजूद है। तो अगर आप जिंदगी गुजारने के लिए आप उसको खोल कर बैठ जाएं और आप कहें मैंने अपनी जिंदगी इसके मुताबिक गुजारनी है और ये सब्जेक्ट है, इसमें मैंने इंतहा तक पहुंचना है, तो आप उसमें से जो नेगेटिविटी है उसको आप निकाल दें। तो एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए आपको कहीं बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप अपने पास, अपने हाथ में 1-2 फुट पर उसको रख कर, देख कर, समझ कर आप एक बहुत ही आला इंसान बन सकते हैं, दीनी भी दुनियावी भी। सारे इल्म जो है आपको इसमें मौजूद है, आपको मिल जाते हैं।
तो इसलिए अब वो फासले जो है वो मुख्तसर हो गए हैं। वो जो खत आया करते थे और उनमें इंतजार होता था, अब वो इंतजार नहीं होता। अब तो बटन दबाओ और सब कुछ ऑन हो जाता है। तो ये तरक्कियां हैं। पहले छोटे जहाज थे, अब देखें कौन 8 घंटे में, आप 12 घंटे में अमेरिका पहुंच जाते हैं, कनाडा पहुंच जाते हैं, जहां चाहे पहुंच जाते हैं। तो ये तरक्कियां होती रहती हैं। इसी तरह हमारे शोबे में, ड्रामे में बहुत तरक्कियां हुई। अब ड्रामा जो है पहले स्टूडियो में बना करता था, आउटडोर लेकर निकल जाते हैं, पूरी वैन चली जाती है, जो चाहे बना लेते हैं आप। एडिटिंग भी वहीं कर लेते हैं, वैन होती है उसमें पूरा स्टेशन लेकर आप घूम रहे होते हैं अगर आप करना चाहें तो। और आप अपने हवाले से जो कुछ भी कहना चाहें, और अगर आप मतलब एक मोहल्ले में आप एक टेलीविजन छोटा सा स्टेशन बना लें और आप समझे कि ये मोहल्ला जो है ये मेरा शहर है, और उसके जरिए आप तमाम शहर की खूबसूरती को वाज़ेह कर दें और वो इल्म लोगों में पैदा कर दें, बच्चों से लेकर बड़ों तक, तो वो बेहतरीन एक खूबसूरत एक शहर, एक मोहल्ला, एक मुल्क बन सकता है। तो सारा कुछ आपके पास मौजूद है। बिल्कुल सही बात है। तो सर इस तरह से तब्दीली आई, मतलब टेक्नोलॉजी का अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ये पिछला जो अरसा गुजरा है तो उसमें बहुत तब्दीली आई है, लेकिन ज्यादा फर्क उससे पड़ा या वो जो लोग थे, जो पहले के लोग हुआ करते थे जिनके साथ आपने आगाज किया था अपने करियर का, जो लोग आपको जो उस्ताद मिले थे, तो उनकी कमी जो है या उनका जो चेंज होना है उससे जिंदगी में, ड्रामे में, मीडिया पे ज्यादा फर्क आया है या टेक्नोलॉजी ने ज्यादा फर्क किया है? नहीं, वो एक एरा था, वक्त था एक जो खत्म हो गया। आप देखिए ये आना और जाना अब हम सबकी जिंदगियों में भी एक वक्त मुकर्रर है ना, तो उसके बाद वो चैप्टर आपको क्लोज करना पड़ता है, बस वो यादें रह जाती हैं। तो आगे बढ़ने के लिए भी आप उन यादों के सहारे तो आगे नहीं बढ़ सकते, उनको एक वक्त दे देते हैं आप और तनाई में याद कर लेते हैं कि भाई वो वक्त ये था, वो लोग ये थे, अब ये वक्त है, अब ये लोग हैं, तो मुझे इनके साथ काम करना है। वो क्या था, ये क्या है, उस वक्त की क्या डिमांड थी, अब की क्या डिमांड है। तो ये जो हमारी फील्ड है इसमें आपको वक्त का सहारा लेना पड़ता है, हर फील्ड में लेना पड़ता है, लेकिन ये वक्त ही आपको चलाता है। फिर आपका अपना जाती एक किरदार होता है वो आपको बहुत ही फायदा पहुंचाता है। तो मैं चूंकि बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव एंगल का माना हुआ एक्टर हूँ, माना हुआ क्या, कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ जो है वो बड़ा ही पॉजिटिव है और मैं कुछ चीजों पर बिलीव करता हूँ और वो हकीकतों को उनको सामने रखते हुए मैं जिंदगी गुजारता हूँ। तो मैंने इतनी गुजार दी अपनी एक फील्ड में, तो जब भी आप कह रही हैं कि आपके ड्रामे आपके ये हो, तो मैं दूसरी तरफ जाता ही नहीं। मैं अच्छी अच्छी चीजें पसंद करता हूँ, अच्छी अच्छी गुफ्तगू पसंद करता हूँ, अच्छे अच्छे लोगों को पसंद करता हूँ। तो मेरा एंगल लाइफ का कुछ और है। अब मुझ में आपको कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं मिलेगी, बस एक सादी सी जिंदगी है। ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा जुनून था, ये मेरी कैफियत थी, यही मेरा ब्रेड एंड बटर था जो मैंने शुरू से सोचा हुआ था। अब उसमें जितनी मेहनत मैंने की वो सिर्फ मैं जानता हूँ, अल्लाह ताला ने उसमें, जब कोई भी आप मेहनत करके कोई चीज आप लोगों के सामने पेश करेंगे तो आपकी मदद हो जाती है और आप उसमें बड़ा इजी आप जिंदगी गुजार सकते हैं। तो मैंने वैसा ही किया, इसको एक जॉब समझा, बाकायदा इसको मैंने समझा सुबह उठना है, जाना है, काम करना है, तवज्जो देनी, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्की जो है वो हमारा ये प्रोफेशन होता है। उसमें ये है कि आप किसी वक्त भी लोग आपसे नाला हो सकते हैं, आपको पसंद नहीं कर सकते हैं, वो कहेंगे कि ये जो आप कह रहे हैं वो सही नहीं है, हम उसको नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूँ। तो इसलिए मैं
अपनी लाइफ गुजारता हूँ। एक शोबे में रहते हुए मुझे कोई इतना ज्यादा शौक नहीं है कि मैं दुनिया में मेरा नाम हो जाए। जितना मेरा नाम, जितनी मेरी मेहनत जो मैं करता हूँ, जो होना है वो तो होना ही है। तो इसलिए सब्र और शुक्र के साथ मैं जिंदगी गुजारता हूँ, उसमें कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं होती। सही और माशाल्लाह से आपको इसी आपके तवक्कुल की वजह से और ये जो सादगी है आपकी फितरत में, उसकी वजह से माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको हर चीज से नवाजा है। हाँ बिल्कुल। आपने माशाल्लाह से जैसे आप बता रहे थे कि अमेरिका में भी काम किया, पाकिस्तान में भी काम किया, हर जगह माशाल्लाह से आपने काम किया। तो सर मेरी एक फिल्म अभी आ रही है, वो उसका नाम है आई विल मीट यू। अच्छा, ग्रेट। उसका नाम है आई विल मीट यू। ग्रेट, तो वो इंशाल्लाह करीब आ जाएगी, इंशाल्लाह। बिल्कुल सर। तो सर माशाल्लाह से आपने जब काम का आगाज किया तो मुझे पता चला कि रेडियो पे जो ड्यूटी ऑफिसर हुआ करते थे आपके, वो अहमद फराज हुआ करते थे। जी हाँ, मतलब वो भी थे। और उनके हाथों से मैंने 5 रुपए लिए हुए। हाँ, उस वक्त जो फीस थी बच्चों की, वो बच्चे जब काम करके आते थे तो फिर वो ड्यूटी ऑफिसर साहब उनको 5 रुपए देते थे। तो वो 5 रुपए पूरा हफ्ता चलते थे, बड़ा मजा आता था। क्या बात है सर। तो अहमद फराज साहब, फिर उनका एक खेल था साहिल की रेत पर, वो मुझे याद है, मैंने वो भी किया हुआ है। बहुत ही बड़ी शख्सियत अहमद फराज साहब, आप जानते हैं। जी सर, दुनिया जानती है। मेरा बचपन गुजरा हुआ, मैंने उनको देखा। वो इतने अजीम शख्सियत थी, जब भी मुझे मिलते थे मुझे गले लगा देते थे। उनके सामने सारी मेरी लाइफ, सारा मेरा कैरियर। जबरदस्त। और वही सर, क्योंकि मैंने खुद भी रेडियो पाकिस्तान के साथ काम किया है, तो जब मुझे ये बात पता चली कि अहमद फराज ड्यूटी ऑफिसर थे, तो मैं ये सोच में मुब्तला हो गई थी कि उस वक्त के फिर डायरेक्टर जो डीसी होंगे वो कैसे होंगे अगर अहमद फराज ड्यूटी ऑफिसर थे। जी। अब वो अबू सईद कुरैशी थे उस वक्त, मुझे अभी तक नाम याद है। और बहुत बड़े बड़े जो आलिम व फाजिल लोग जो वो रेडियो पे रहते थे और नजर आते थे वहाँ। क्योंकि रेडियो एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई, चूंकि आवाज का काम था और तरतीब थी आवाज की, और वहाँ कैंटीन पर सब बैठे होते थे, रिहर्सल भी होती थी और बड़ा ही सस्ता सा जमाना था। तो उन लोगों में बहुत ही, यानी उनको ये शौक नहीं था कि ये यार के पास गाड़ी हो या ये हो, बल तो गाड़ियां होती नहीं थी इतनी। तो वो बस जिंदगी ऐसे गुजारते थे, कोई उनमें तकल्लुफ नहीं था कि मैं सूट पहनूंगा और निकलूंगा और रेडियो जाऊंगा। बड़ी सादा जी जिंदगी थी। तो अहमद फराज तो शुरू से ही एक नाम था, वो कोई काम करते हुए कतराते ही नहीं थे। तो पेशावर यूनिवर्सिटी और ये वो उनके साथी थे, मोहसिन एहसान, और ये सब पेशावर के बड़े बड़े लोग थे, बड़े आलिम फाजिल लोग। हमारे जमाने में मिसिज हॉरबॉटम थी, डॉक्टर मजहर अली खान थे, और बड़े बड़े लोग थे साहब। उनसे बात करते हुए कमाल है। अब मैं कभी सोचता हूँ लोगों को तो मैं देखता हूँ कि उससे मैं बात कर लेता था। तो ये हिम्मत, जुर्रत और ये वो आगे बढ़ने का सलीका, तरीका, ये सब उन्हीं लोगों से सीखा। जबरदस्त सर, माशाल्लाह। खुशकिस्मती आप खुद इतने बड़े लेजेंड हैं हमारे, और आपसे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ सीख लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हमारे बस का काम नहीं है। लेकिन ये कि माशाल्लाह आपको भी ऐसे इतने काबिल लोग मिले थे जिनके साथ आपकी रफाकत रही उनके साथ। तो सर मेरे पास बेसिकली एक हमारे सीनियर जो हैं, हमारे आरजे हैं, और इनका तारुफ भी मैं करवाती हूँ, बल्कि खुद ही करवाएंगे ये, और हो सकता है कि कहीं आपकी याददाश्त के किसी हिस्से में ये अभी भी मौजूद हों, तो हम बात करवाते हैं। मेरे साथ महमूद अहमद साहब मौजूद हैं स्टूडियोज में। हेलो जी, कवि साहब, सलाम अलैकुम जी। कैसे मिजाज हैं आपके?
जी अल्लाह का करम। सेहत कैसी है आपकी? सब ठीक ठाक है? ये कहनी मेरी आपसे मुलाकात हुई, आपकी आवाज ही माशाल्लाह इस कदर खूबसूरत है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से जरूर हुई होगी। डेफिनेटली मैं आपको कुछ हिंट्स देता हूँ, और आप इन साहिबान को जानते होंगे यकीनन। असलम अजहर साहब, जी आगा नासिर, तो हमारे हाँ कमाल कर रहे हैं आप। रजी तिरमिजी, मैंने बहुत काम, रजी तिरमिजी साहब को जानते हैं? बहुत और मरहूम मेरे बड़े प्यारे दोस्त, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, शहजाद खलील। अरे भाई वो तो मेरा बचपन का ही यार था तो। और वो चंद जी को भी आप जानते होंगे, अल्लाह में गरीक रहमत करे, यावर हयात। जी ये तो आप बहुत बड़े लोगों के नाम ले रहे हैं। मोहम्मद निसार हुसैन, ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके जो लाशौर में कुछ चीजें है, ये तो मुझे लगता है जैसे कल की बात है। इन सब के साथ तो मैंने बेपनाह काम किया हुआ है। इसी तरह और ये बहुत अपनी फील्ड के बड़े लोग। जी बिल्कुल, और जल्दी चले गए दुनिया से, खास तौर पे शहजाद खलील जो थे। तारक अजीज जो थे वो भी हमारे साथियों में से थे, और मेरा ख्याल आपकी तो उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी। बहुत ज्यादा, बल्कि जहाँ मैं रहता हूँ इसी स्ट्रीट पे आगे जाके उनका घर है। जी पड़ोसी हैं आपके यकीनन। फजल कमाल, फजल कमाल तो हमारे वक्त में। जी वो तो मेरे पहले प्रोड्यूसर रहे टीवी के। जी बिल्कुल। मैं अपना तारुफ इस तरह से कराऊंगा कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से था, और जफर समदानी साहब थे मेरे कुलीग उस जमाने में, मुस्लिउद्दीन साहब थे। और मैंने पाकिस्तान टीवी 1962 में पाकिस्तान मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ज्वाइन की थी 1962 में, और 64 में मैं फिर टेलीविजन में आ गया था। और लाहौर टेलीविजन स्टेशन का जब इफ्तिताह हुआ था नवंबर 1964 में, आई वाज देयर। अच्छा बिल्कुल। और मुझे ये भी याद है कि उस जमाने में जाहिर है कि आर्टिस्टों की बड़ी कमी थी, और आप जैसे चंद एक अदाकार थे उस जमाने में, तो आपको लाहौर से हम पाकिस्तान टेलीविजन चकलाला स्टेशन बुलाया करते थे वीकेंड पे। बिल्कुल सही है, आपको याद होगा। बिल्कुल सही। वो भी आपको याद है, घोड़ा घास खाता है, एक दफा हो रहा था लाइव प्रोग्राम, फजल कमाल साहब उसको कर रहे थे। जी बिल्कुल। अच्छा, वो आगा नासिर साहब ने भी किया था। जी बिल्कुल, उसको रिपीट किया था बहुत सारे लोगों ने। कराची से भी हुआ, इशरत अंसारी ने भी किया था। आपको याद है कि उस घोड़ा घास खाता है वो लाइव प्रोग्राम चल रहा था स्टूडियो में, और हम लोग वहीं खड़े थे। फजल कमाल साहब उसको प्रोड्यूस कर रहे थे। एक आर्टिस्ट हुआ करते थे अब्दुल रहमान। जी रेडियो वाले। जी रेडियो नहीं, वो टीवी में थे अब्दुल रहमान। वो फिर कराची शिफ्ट हो गए, शायद आपको नहीं याद। तो वो उस ड्रामे में थे, और आपने एक थप्पड़ रसीद किया था क्योंकि उस ड्रामे का हिस्सा था वो। अच्छा। और वो अब्दुल रहमान जब बाहर निकले तो वो कहने लगे कि कवि साहब ने जोर का थप्पड़ मारा है मेरी कनपट्टी पे कि मैं चकरा के गिर गया। और वाकई वो गिर गए थे, और हम लोग बड़े शशोपंज में थे। फजल साहब बड़े परेशान थे कि अब क्या करूं। तो फिर वो अब्दुल रहमान कहने लगे कि फिर मुझे ख्याल हुआ कि ये तो लाइव चल रहा है प्रोग्राम, तो बड़ी हिम्मत करके वो उठे और उनको प्रॉम्प्टिंग की गई, और फिर वो ड्रामा आगे चला। मेरा ख्याल आपकी याद आपको शायद याद नहीं है। नहीं वो थप्पड़ वाली बात तो याद है। अच्छा। वो पर इत्तेफाक तो लाइव प्रोग्राम में ऐसा होता है कि आप ना चाहते हुए भी बार बार वो रियल थप्पड़ पड़ जाता है। हालांकि मैंने जिंदगी में कभी किसी को नहीं मारा। लेकिन जाहिर है जब जज्बात का इजहार करना हो तो फिर इस तरह की एक्टिंग तो करनी ही पड़ती है। खैर वो दानिस्ता तौर पे नहीं था, जाहिर है कि वो इत्तेफाक ऐसा था। जाहिर पार्ट ऑफ द गेम था। तो मेरा ताल्लुक था पाकिस्तान टेलीविजन रेडियो से। फिर मैं 1900 सारा समझ गया आपके बारे में। मुस्लिउद्दीन हुआ करते थे हमारे उस वक्त में, और दाऊद खान फिल्म एडिटर होते थे वहाँ से, निसार मिर्जा कैमरामैन,
जी हाँ निसार मिर्जा तो वही थे ना इस्लामाबाद लाला पे। हाँ हाँ हाँ। कवि तो- साहब चूंकि हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं है, मैं आपको आपके एक ड्रामे का एक क्लिप जो है ऑडियो क्लिप वो मैं सुनवा रहा हूँ, और मैं आपकी जो है ना याददाश्त उसका इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि अगर आपको याद है कि ये कौन से ड्रामे का वो है। जबरदस्त। अच्छा क्योंकि सर, मुझे लोगों ने बताया कि कवि साहब की याददाश्त बड़ी अच्छी है, सारी चीजें उन्हें याद है। बहुत कमाल की है। अच्छा सर, हाँ सर, जो मैं आपसे इतने अरसे से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप आ जाएं, तो उसमें बहुत हद तक स्टार जो है ना महमूद अहमद साहब का भी था। आपके बहुत बड़े फैन है ये, और मुझे बार बार कह रहे थे कि आप कवि साहब को लेकर आए। तो कवि साहब मैं आपको वो क्लिप सुनवा रहा हूँ, जरा देखते हैं, आपका इम्तिहान लेते हैं कि आपकी याददाश्त कहाँ तक मजबूत है। दोहराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। सिर्फ एक सवाल है आप लोगों से, ये कौन सा माशरा तश्कील दे रहे हैं आप लोग? कौन सा इनकलाब लाना चाहते हैं? ये सब कुछ क्या है? अपनी सी कोशिश तो है सर। दुरुस्त है बीबी, मगर माशरा घर से बनता है। आप एक समाजी कारकुन, आप एक मुहिब वतन शेर, मगर तरीका गलत है आप लोगों का। पहले अपना वतन, फिर शहर, फिर गली, फिर घर। तरतीब तो ये दुरुस्त है, मगर आगाज तो घर से होगा। अगर घर आप लोगों ने न संवारा तो न वतन संवरेगा, न शहर, न माशरा। जी 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 को अपनी आन से खिलने दीजिए, जब की मुट्ठी से दबाइए ना इसे। जी तो सर, याद आया आपको ये कौन सा सीरियल है, कौन सा ड्रामा? अंधेरा उजाला में। हाँ वेरी गुड, क्लैपिंग बिल्कुल अंधेरा उजाला का ही है ये। जी जी हाँ अंधेरा उजाला। जबरदस्त है। तो इसको कितना अरसा हो गया अंधेरा उजाला को? इसको हो गए कोई 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गए इसको। अच्छा अच्छा। हाँ ये 84-85 की बात है। 84-85 की बात है। अच्छा अच्छा। और कवि साहब उस जमाने में जब बाहर निकलते थे, क्योंकि वहाँ पे वो उसमें वर्दी में हुआ करते थे, हाँ हाँ, ऑफिसर की वर्दी में, तो बाहर लोग देखते थे, कहते थे हाँ ये ऑफिसर है, ये पुलिस के से बच के तो सर माशाल्लाह आपने इतना अरसा उसमें काम किया अंधेरा उजाला में, और क्या जबरदस्त आप बने हुए थे, बिल्कुल ईमानदार पुलिस ऑफिसर। और उसमें जितने भी थे, इवन आपके अलावा और भी जो किरदार थे, फखरी साहब और सारे के सारे, मतलब उनको इरफान खोसर साहब थे, फखरी साहब थे, भट्ट साहब थे, बहुत जी अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। तो सबके ऊपर सब पे एक छाप लग गई होगी ना पुलिस की, तो लोगों ने आपको समझना तो नहीं शुरू कर दिया था कि आप वाकई पुलिस ऑफिसर हैं? नहीं, वो तो खैर वो उनकी लोगों की मोहब्बत की इंतहा ये थी कि अब भी मैं कहीं जाता हूँ तो वो मुझे सलूट कर लेते हैं। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, अब भी जो सीनियर कहीं पुलिस वाला मुझे देखता है तो सलूट कर लेते हैं। इतना ही मुझसे मोहब्बत करते थे, बहुत जबरदस्त। महाविश, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ये जिक्र हो रहा था पसंद का, कवि साहब ज़ाहिर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है जी, उसमें से 8 साल की उम्र के जो बच्चे हैं जी, जो इतने समझदार नहीं होते, उनको निकाल के, और कुछ वैसे लोग, चंद लाख लोग जो कि फनून लतीफ़ा से दिलचस्पी नहीं, टीवी, रेडियो, फिल्म से, उनको निकाल के कम से कम 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कवि साहब को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ना सिर्फ जानते हैं बल्कि बहुत बड़े मदाह हैं, बहुत बड़े फैन हैं, हर कोई, जितने भी लोग हैं कवि साहब के। तो ये बात हो रही थी जानने की और पहचानने की, तो इसमें कोई शक नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एहसास है हमारी। सही बात है। अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बड़ी मोहब्बत, बहुत और कवि साहब ने, मेरा ख्याल है कि कवि साहब आपको 1980 में गालिबन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला था, इसके अलावा और भी बहुत। बिल्कुल सही, एग्जैक्ट 1980 प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लिया था मैंने, और फिर मैंने थिएटर का अवार्ड लिया, लाइफ अचीवमेंट, फिर मैंने रेडियो का लिया लाइफ अचीवमेंट, फिर मेरे पास टीवी का था मिलेनियम अवार्ड, ग्रेट। फिर मेरे पास 2012 में मुझे मिला सितारा इम्तियाज। सितारा इम्तियाज। जबरदस्त। तो
तो अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड तो सभी है, पर लोग ज्यादा अहम होते हैं अवार्ड से। मुझे मोहब्बत मिली बहुत जी सर, और अब भी मिल रही है, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर ये अभी जो अंधेरा उजाला की बात हो रही थी, इसके अलावा बेशुमार ये भी आपकी एक पहचान बना। इसके अलावा एक और किरदार था मिर्जा गालिब का, जो आपने इतने खूब तरीके से किया था, बहुत ही जबरदस्त कमाल का। तो कोई ना अदा संज मिला, उसका नाम था, कोई ना अदा संज मिला। और एक मैंने थिएटर पे भी किया था, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का लिखा हुआ था, मिर्जा गालिब बंदर रोड पर। मिर्जा गालिब बंदर रोड पर, जिसे सुबानी भाई यूसुफ किया करते थे और खूब करते थे। उन जैसा तो तारीख में किसी ने नहीं किया। तो उनके बाद मुझे मौका मिला था, तो मैंने किया था ये मिर्जा गालिब का रोल। मेरा अशफाक साहब ने लिखा था, कोई ना आधा संज मिला, और तो रखने को हम तहर में क्या रखते थे, मगर एक शेर में अंदाजे रसा रखते थे, उसका ये हाल के कोई ना आधा संज मिला। आप लिखते थे हम और आप उठा रखते थे। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त। गालिब तो माशाल्लाह उसमें भी मतलब आपकी एक पहचान बन गई थी। और अगर ये कहा जाए मतलब आपने बेशुमार काम किया है, लेकिन अंधेरा उजाला, मिर्जा गालिब, इसकी स्पेशली आपकी एक पहचान है। मतलब ये कैरेक्टर्स आपके ऊपर इतने जचे हैं और आपने इतने खूब तरीके से निभाए हैं कि वो लोग कभी भी नहीं भूल सकते। और फिर मिर्जा गालिब की तो मुख्तलिफ सीरीज आई थी ना, मिर्जा गालिब इन अमेरिका, और इस तरह की बहुत सारी सीरीज बनी है उसकी। मिर्जा गालिब इन अमेरिका पर मकसूद साहब ने बनाया था, वाशिंगटन में किया था वो शूट, मुझे याद है जी। तो बहुत गालिब के तो बहुत मैंने किए यहाँ। तो बस चूंकि वो मैं ना नहीं करता और ना मुझसे होती भी नहीं, तो जो जहाँ बुला लेता है, जो जैसा भी है, वो मैं चला जाता हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छा हो जाए, 4 लोग पसंद कर लेते हैं, बस ठीक, इतना ही चाहिए। नहीं सर माशाल्लाह, बहुत आपको तो ज्यादा लेकर क्या कर लेंगे। और कुछ नहीं, बस जिंदगी कुछ दरमियानी सी गुजर जाए, अल्लाह गुजार दे तो बहुत अच्छा है। सब्र और शुक्र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैं अच्छा खुशकिस्मत, और जितने सजदे करूं, जितना शुक्र अदा करूं, वो बहुत कम है। मुझ जैसे इंसान को उसने ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है। सारे मेरे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, बाहर हैं, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पे। बिल्कुल अंदाजा होता है ये शुक्रगुजारी, आजी, इनकसारी आपकी शख्सियत का माशाल्लाह से हिस्सा है, जिसने इतना काम किया होते हैं। मोस्ट सीनियर लेजेंड और बेशुमार काम करने वाले, किसी भी नेमत, कोई भी ऐसी जो चीज़ है आपको ऐसी नहीं होगी, कोई किरदार ऐसा नहीं होगा जिसका लोग ख्वाब देख रहे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह से आपको वो सारी की सारी चीज़ें मिली हैं। आपने हर फील्ड में काम किया है मीडिया की। तो सर एक चीज़ जो बड़ी हम नोटिस करते हैं वही कि माशाल्लाह से आप बड़े फिट हैं, तो फिटनेस के लिए क्या करते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। माशाल्लाह से मैं भी मुस्तफीद होना चाहता हूँ। जी कभी साहब कुछ रोशनी डालिए इस पे। जी असल में आज से कोई 25-30 साल पहले वो एक साहब थे हमारे, एक आपने ये नाम सुना है ना, तारिक जमील साहब का, मौलाना। जी बिल्कुल। हाँ, तो उनके हमारे वो माइंड वाइंड नहीं करते, भाई आप एक्टर हैं, क्या है क्या नहीं। उनके एक हमारे पास है, हमारे साथी है, वो दाढ़ी वाले, आप उनको देखते होंगे एक्टिंग करते हुए, उनका नाम है जवाद वसीम। तो वो मेरे साथ एक थिएटर में काम कर रहे थे, तो मैं बड़ा कुछ बैठा हुआ था, उदास था, शाम का वक्त था, कुछ मैं सोच रहा था। तो वो मेरे पास आए, बोले क्या सोच रहे हो? मैं कहा कुछ नहीं, वैसा ही। बोले वैसा ही यानी वक्त है 5-10 मिनट। मैंने कहा यार बैठा तो क्या है, क्या कर? बोले वो सामने मस्जिद है, अजान हो रही, चलो 10 मिनट वहां गुजार लेते। मैंने कहा चलो। बस तो वो ऐसा, इस बात को कहते हुए अजीब सा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं। तो मैं बड़ा अर्ली राइजर हूँ, उठक बैठक मेरी हो जाती है, परवरिश हो जाती है, काम में बेपनाह करता हूँ, तो ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है।
और सबसे बड़ी बात यही है कि आप उठें, झुके, उठें, फिर झुके, फिर उठें, तो आप उठक बैठक में ही फिर आप फिट रहते हैं बिल्कुल। और बहुत से भी कैदी काम हो जाते हैं उठक बैठक में। आप जब सजदे में जाते हैं तो सारा ब्लड सर्कुलेशन आपका वहां होता है, वापस आते तो फिर यहाँ। ये बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है। अब इसको आप नाम कोई भी जैसे दुनिया का बड़ा खूबसूरत सा, लेकिन हमारे लिए ये है तो वो मैं कर लेता हूँ। अब इसको आप पता नहीं किस अंग में लें या क्या करें। तो इतना मैं दीनी नहीं हूँ, इतना मैं वो नहीं हूँ, बस दीन दुनिया बेहतरीन ये अल्लाह मियाँ बस वो जो है वो नवाजता है और उसका यही करम है भाई। वो जरा सा आपको थोड़ी सी मोहब्बत मिल जाए अगर उधर से, उसी की तलाश है मुझे, अब भी तलाश है, अब भी तो मैं तो उधर थोड़ा सा लग जाता हूँ। वरना और कुछ मिलता नहीं कहीं, बिल्कुल नहीं मिलता, कहीं भी तो नहीं मिलता कुछ। और वो ये है कि रूहानी खुशी भी होती है इससे इंसान को, और इंसान अगर खुश रहे और अंदर से अगर मुतमईन हो। आप अगर रूहानी खुशी, ये भी तो है ना कि खुशी अगर रूहानी लेना चाहते हैं आप, तो वो जरा सी हल्की सी एक तवज्जो होती है जी, वो जो बड़ा काम करती है। आप हाथ नहीं होती है कि क्लास में भाई फलाना आया कभी आया था, वो कहता जी आया था, चलो ठीक है ओके। वो तो अल्लाह वो आया था वाली बात होती। क्लास में अगर चक्कर आदमी लगा लिया करे और कोई हरज नहीं। तो मैं जरा उस टाइप का मेरा ख्याल बचपन से ही हूँ। माशाल्लाह वो महसूस होता भी है सर, क्योंकि मैं जैसे बड़ी जितने भी हमारे टीवी के पुराने जो प्रोग्राम्स होते हैं तो वो अक्सर मैं बैठ के यूट्यूब पे देखती रहती हूँ। तो सिल्वर जुबली हुई थी जब पीटीवी की, उसमें मैंने देखा था, तो उसमें जो है मोइन अख्तर साहब आपसे बात कर रहे थे और वो उस वक्त ये बात कर रहे थे कि आपने माशाल्लाह अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है। तो मैं अब देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि माशाल्लाह आपने अभी तक अपने आप को फिट रखा हुआ है, तो यकीनन इसके पीछे कोई राज है। नहीं, कोई राज नहीं है, बस लोग अच्छी नजर से देखते हैं और लोगों को कहा जाता है कि भाई अच्छी नजर से देखो, तो मुझे नजर नहीं लगती। बकौल आपका एक डायलॉग मैंने अभी रिसेंटली सुना कि आप फरमा रहे थे कि छांव घनी होती है तो वहां बैठ जाते हैं आराम से, साया भी हो जाता है, बारिश भी हो जाती है, हवा भी चल जाती है, फूल भी खिल जाते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। जबरदस्त। तो जी सर अभी आपने अलिफ अल्लाह और इंसान में जो रोल अदा किया था तो वो कुछ इसी तरह का रूहानी एक शख्सियत थी। जी 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 वो देखिए, वो जैसा समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या हो जाएगा और कैसे हो जाएगा, उसके लिए तो मुझे बुलाया गया और फिर वो उसका अवार्ड भी मिला कनाडा में। और ये और वो एक अलिफ अल्लाह का रोल जो है वो एक बाकी जितने भी उसमें रोल थे खूबसूरत से, ये कुछ अजीब सा ही हो गया, एक हाशिया सा। देखिए ना, हर एपिसोड में कोई आके वो अच्छी सी बात कर जाते थे। बिल्कुल, तो वही दिल पे असर करती थी जी। और अगर देखा जाए तो बड़ी मुश्किल बातें थी वो एकदम समझ में, लेकिन जैसे आपने उसकी अदायगी की है माशाल्लाह से, जिस तरह से आपने अदा किया है, और आप वो लग रहा था कि वही जैसे मैंने आपसे कहा कि आप तो माशाल्लाह से हर रोल में ऐसे ढलते हैं कि लगता है कि वो आप ही के लिए लिखा गया था, लेकिन उसमें स्पेशली माशाल्लाह जो एक नूरानियत आपके चेहरे पे वैसे ही मौजूद है और सब कुछ ना, तो वो बड़ा जबरदस्त आपका रोल रहा है उसमें, बहुत अच्छा काम किया आपने। ये तो मैं कह नहीं सकता कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, कितना अच्छा हूँ कितना बुरा हूँ, लेकिन वो सोबत जो है ना, पति अशफाक साहब को मैं पढ़ता हूँ या तू, मैं असल में महफिल में बैठ के कुछ अलग अलग सा खुद ही रहता हूँ, मुझे लगता है। अच्छा। तो कुछ मैं तनाई पसंद सा हूँ, कोई ये भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई बस चलता है, कुछ मैं समझ में नहीं आया अभी, शायद समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी जिंदगी गुजर गई कि ये है क्या। अच्छा,
तो सर मतलब गहरी सोचों में डूबे रहते हैं जब कभी किसी महफिल में, मतलब बहुत ज्यादा, एक तो कि मुझे बताएं कि लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं या फिर ज्यादा जो वक्त काम के अलावा होता है वो अपने तन्हाई में गुजारना पसंद करते हैं? देखिए, वो मेरा खुद ही 35-40 साल पहले कुछ एक ऐसी बात हो गई थी कि मैं किसी से मिलना चाहता था, तो वो मुझे बस हेलो करके कैसे हैं आप, और वो चले गए, तो मुझे जरा दुख सा हुआ था। तो मैंने कहा ये तो बड़ी तकलीफ दे बात है कि आप किसी की तरफ पढ़े और गले लगाना चाहें या मिलना चाहें और वो चला जाए। क्या चाहो के फिर मिलेंगे तो आपको वो 2 मिनट भी ना दे। तो फिर मैंने अपने आप से ये फैसला किया कि जब आप किसी से मिलते हैं तो उतना मिले जितना वो मिलना चाहे, उतना ना मिले जितना आप मिलना चाहे, वरना आपको बहुत तकलीफ होगी। तो इसलिए मैं देख लेता हूँ कौन कितना मिलना चाहता है, तो जो ज्यादा मिलना चाहता है मैं बिछ जाता हूँ, बिल्कुल बिछ जाता हूँ। अच्छा। जो कम मिलना चाहता है तो मुझे दुख नहीं होता कि चलो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी। तो इसलिए ऐसा ही चलता रहता है। असल में एक वक्त आता है, मेरा ख्याल ये किसी पे जल्दी आ जाता है, किसी पे देर में आता है, कि आप किसी तलाश में होते हैं और किसी को राजी करने की कोशिश कर रहे होते हैं आप। जब आप देखते हैं कि लाइन लगी हुई है, अब जाने वालों की बड़ी स्पीड से लोग जा रहे हैं, तो आपका पता नहीं नंबर कब आ जाए, क्या हो जाए, तो आप कहते हैं जरा पता नहीं मना लो। बस ऐसा है कि जो है ना वो रजा राजी और रजा वाली बात है। ये फिर आखिर में आदमी सोचता है कि भाई यही है, वो जो रब है वो सब है। बेशक सब। सही बात है। तो मतलब मिलना जुलना आपका ऐसे ही है कि जो आपसे मिलना चाहता है। मैंने देखा कुछ तस्वीरों में कि आपकी माशाल्लाह से सोहबत, कहते हैं ना कि जैसे इंसान जिस सोहबत में रहता है तो वैसे ही उसके ऊपर असर भी होता है। तो माशाल्लाह से आपकी तो बड़ी जबरदस्त सोहबत है। मैंने आपको देखा, आप मेरा ख्याल है आपके वॉक फ्रेंड मुस्तनसर हुसैन तारड़ हैं। मुस्तनसर तारड़ मेरे साथ रहते हैं और मेरे साथ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और ये कुछ चाहने वाले, अकीदत रखने वाले हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ को अब मुझे पता है कि वो क्या है, क्या शख्सियत है, तो इसलिए मैं उनके साथ रहता हूँ, उनसे मजाक भी करता हूँ और वो मेरा मजाक बर्दाश्त भी करते हैं। बल्कि आज भी और तकरीबन हर रोज, आजकल लॉकडाउन जो है कोरोना की वजह से, तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ कुछ ना कुछ लिखकर मुझे भेजते रहते हैं। अच्छा। तो मुझे ये अदीब और शोरा कराम और अच्छे आर्टिस्ट और इन लोगों से मुझे बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। यही मेरी फैमिली है और यही मेरा सब कुछ है। तो अच्छा बुरा तो चलता ही रहता है, कोई अच्छा काम करता है, कोई नहीं करता है, कोई बर्दाश्त कर लेता है, कोई नहीं करता। तो हम तरह उन लोगों में से हैं जो सब ठीक है, बर्दाश्त कर लिया, ओके, नो प्रॉब्लम। सही। तो सर मॉर्निंग वॉक की आदत है यानी आपको? जी, आज भी मैं आपके फोन से पहले किसी को कह रहा था कि भाई आजकल आ रहे हो पार्क में कि नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि सुबह से इंशाल्लाह देखूंगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मैं तस्वीर अक्सर देखती हूँ ना, तो मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को देख के कि माशाल्लाह से इतनी आप लोग मतलब जो है एक्टिव है माशाल्लाह, मॉर्निंग वॉक करती हैं बाकायदगी से। तो उसके बाद आपकी महफिल भी सजती है, उसमें बातें भी होती हैं आप लोगों की। हाँ, बातें भी होती है, चाय वाय भी पी जाती है और जरा थोड़ा सा अच्छा है जरा ब्लड सर्कुलेशन वो ठीक हो जाता है, कुछ अच्छा वक्त गुजर जाता है। कुछ देखिए अच्छा बुरा तो चलता ही रहता है ना। तो जब बच्चे अच्छे बड़े हो जाएं वो, तो फिर आप शाम को सबको फोन करते हैं, को अमेरिका करते हैं, को कनाडा करते हैं, को कहाँ, फिर पोता पोती नवासा नवासी सबको फोन करते हैं, हेलो, वो अपनी शरारतें कर रहे होते हैं, दादा नाना, उसमें वक्त गुजर जाता है। मैं भी पैसे लगाता हूँ, वो भी छलांगे मार रहे होते हैं, बड़ा मजा आता है। हाँ, बस यही दुआ होती है। अब ये जैसे मैं फोन कर रहा हूँ यहाँ खैरियत हो, बिल्कुल, तो बस यही दुआ होती है और सब माशाल्लाह ठीक है। वो चलता ही रहता है, जिंदगी गुजारने के लिए सब मेहनत करते ही रहते हैं। जरा मैं जिस टाइप का हूँ उसमें जरा ये कोई चलो
रुसवाई और झूठ और हसद, ये वो इन चीजों से जरा मैं परहेज करता हूँ। और मुझ में होंगी बहुत सी खबीस चीजें होंगी, बिल्कुल होंगी, मैं ये तो, लेकिन मैं जरा बचता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा रहता है, मजा आता है। सही बात है, मतलब जितना इंसान अपनी तौर पे हाँ, जब आप जिन चीजों को आपको नहीं करना चाहिए और आप नहीं कर रहे होते और एक बचने की आदत पड़ जाती, फिर उसमें एक बड़ा मजा आता है। उस तन्हाई में भी बड़ा मजा आता है, वो भी आपका साथी बन जाता है, आप उससे भी बातें करते हैं, बड़ा मजा आता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। बात आपकी आंख में आंसू आ जाए, उससे डिस्टिल्ड वाटर कहाँ मिलता है? तो वो जो आंसू आता है आपकी आंख में, वो कहाँ से चलता है, कहाँ कितने नशे को परास्त करता हुआ तो आंख में आता है, तो कितना कीमती बन जाता है। सही बात है, बिल्कुल। तो किसी ने कहा अश्क पर, यानी अश्क पे आंख में आते जो कयामत गुजरी, वो न गुजरी किसी कतरे पे गौहर होने तक। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो बस मजा आता है, इन चीजों का मजा आता है। अब बस दुआ करें आप, और हम भी दुआ करते हैं आपके लिए, खुश रहिए। जी सर मेरे पास कुछ वॉइस नोट्स हैं आपके लिए, जो कि मैं आपको सुनवाना चाह रही हूँ आपसे। माशाल्लाह लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं लोगों को रोक देती हूँ हमेशा कि कम से कम मेरे पास वॉइस नोट्स आए। लेकिन मैं 2 मैसेजेस हैं जो मैंने इंतखाब किया जिनका, वो मैं आपको सुनवाऊंगी, और थोड़ी सी बस हम आपसे और बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपसे सीरियसली दिल नहीं भर रहा। मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे पूरे दिन बात करूँ, आप ऐसी मतलब इतनी एक तो मुश्किल से तो आप मेरे हाथ आए तो मैं चाह ही नहीं रही, मैं चाह रही हूँ बस आपसे बात करती रहूँ। लेकिन आपको वॉइस नोट सुनवाती हूँ, आप ये सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान सलीम है। हम अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें बड़े कामयाब लोग नजर आते हैं। कोई अच्छा डॉक्टर होता है, कोई अच्छा इंजीनियर होता है, अलगर्ज वो अपने पेशे की वजह से मशहूर होते हैं। लेकिन चंद ही लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने पेशे की पहचान बनते हैं, या अपने इदारे की, अपने मुल्क की पहचान बनते हैं। मोहम्मद कबीर साहब का नाम इसमें सरे फहरिस्त है। कबीर साहब ने जिस मीडियम में भी काम किया, चाहे वो रेडियो हो, फिल्म हो, टीवी हो, अपना गहरे नकूश छोड़े। इनकी अदाकारी का तरीक़ेकार, इनकी आवाज़, इनकी डायलॉग डिलीवरी, इनकी पर्सनालिटी, इनके एक्सप्रेशंस, हर चीज़ को बाकायदा मैं तो ये कहता हूँ कि स्टडी करना चाहिए। नए आने वालों के लिए एक मशाल राह है। इन्होंने पीटीवी के लिए, पाकिस्तान फिल्म के लिए, रेडियो के लिए जो काम किया है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, और स्पेशली कबीर साहब, वी ऑल लव यू। अल्लाह ताला आप पे हमेशा अपना करम रखे और आपका साया हमारे सर पे सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। जी आमीन सुमा आमीन। सर एक और वॉइस नोट है जी सर ये सब हम सब की मतलब मोहब्बतें आपके लिए ना ऐसे ही हैं, आप हमारे लिए एक सरमाया है माशाल्लाह से। सर ये एक और मैसेज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिशान खान, और पहले तो कबीहान सर आपको डिलाइट शो में खुशामदीद कहता हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम लिसनर्स के लिए इतना टाइम दिया। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह एक पश्तून फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, और माशाल्लाह आप पश्तो बहुत अच्छा बोलते हो, क्योंकि बहुत कम लोगों को मेरा ख्याल में पता होगा कि कबीहान सर इतना अच्छे तरीके से पश्तो भी बोल सकते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि आपकी क्या वजह हो सकती है, क्या राज है इसके पीछे कि आप इतना आज तक इतना अच्छा पश्तो बोल सकते हो? क्योंकि ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि पश्तो फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंगर भी है, एक्टर भी है, लेकिन पश्तो नहीं बोल सकते। तो ये मुझे पूछना है कि आप पश्तो क्या वजह हो सकती है कि इतना अच्छा बोल सकते हो आज तक? पश्तो ज़ुबान से आपका मोहब्बत ज़्यादा है, पसंद ज़्यादा करते हो, या क्या वजह हो सकती है? और आपके लिए थोड़ा पश्तो में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ज़मुंग द टोल पुख्तानो द पारा तो यो पखरे और मुंग टोल पुख्ताना पता बाने पखर कहू, और अल्लाह ताला दे तासु ता ढेर कामयाबी दर की, और ज़मुंग दुआ तासु सरा, तासु टोल पेमले सरा दुआ ज़मुंग दा।
अल्लाह दे तासु ته صحت درکې او ډیره ژوندۍ دې تاسو ته درکې الله تعالی دې تاسو چرم نه خرابوي او مونږ پښتانه پتا سو باندې فخر کوو الله تعالی دې ډېر ډېر خوشاله ساته ما السلام علیکم जी पश्तो माशाल्लाह तो खुशहाल छे वाला लम बख्तुल महद यूसुफ रवाना अफसल मुबारक शी माशाल्लाह ये कितना लोग पसंद करते हैं कि भाई पश्तो भी बोली जाए। अब सारी जिंदगी इनको पता है मेरी पेशावर में गुजरी 55 साल आई, 60 में लाहौर आया तो पश्तो बोल बोल के जवान हुआ, फिर वहाँ पेशावर रेडियो पे सारा कुछ। इसलिए मैं वैसे भी यूसुफ भाई हूँ, पठान हूँ तो ये समझते हैं कि पश्तो में बहुत अच्छी नहीं बोलता हूँ, बस बोल लेता हूँ और मुझे पश्तो का साज जो है रबाब वो बहुत अच्छा लगता है और इस तरह की चीजें मुझे अच्छी लगती है। मैंने एक फिल्म भी बनाई थी पश्तो। अच्छा जबरदस्त। जबीन है उसका नाम था जी। जबरदस्त। बस ऐसा ही है। हाँ तो सर पश्तो के अलावा और भी कुछ इलाकाई जबानें आती हैं आपको? नहीं, इलाकाई जबानें वो हिंद को ही होती है जो दलीप कुमार की जबान है। मैंने किए है कि दूध पिया जाने काल तूने कहीं चकोड़ा तू है कच्चे बक्से जो बेजुबान कटई तो मैं टूर पिया हुआ इधरा किधर जाने ये इनको फिर पोटोवारी आ जाती। जो जबानें इसकी होती वो आदमी सीखता नहीं है, वैसे ही आ जाता है उनका लबो लेगा। लेकिन उर्दू चूंकि वो बेस थी तो इसलिए उस पर तवज्जो ज्यादा दी और वो पसंद आ गई। बस लोगों को सीखना मतलब हमारे जो थिएटर के पुराने और रेडियो के जैसे अभी आपने देखा महबूब साहब कितनी अच्छी बोल रहे थे उनसे और क्या लबो लहजा था माशाल्लाह। तो इसलिए लोग खुश होते हैं जो जिस तरह खुश होते हैं। मैंने इनको आने वाली ईद मुबारक दे दी पश्तो में तो वो कितने खुश हो गए होंगे। और इससे पहले साहब के लोगों ने कितनी दुआएं दी। भाई ये आदमी इसके लिए तड़पता है बिल्कुल सर। यही जिंदगी। और सर मेरे पास बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी मोहब्बतें आप लोग के लिए मौजूद हैं। मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। निम्रा खान ने आपको सलाम कहा है, आपको वेलकम कहती हैं ये और कहती हैं आपका काम हमेशा ही बहुत बेहतरीन रहा है। रिसेंटली मैंने आपका ड्रामा सीरियल आंगन देखा, उसमें आपकी अदाकारी लाजवाब थी। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे, आमीन। बहुत शुक्रिया, जीती रहे, खुश रहे, बहुत शुक्रिया। साजन बलूच का मैसेज है सर आपके लिए, ये भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। आपकी हमारी खुशकिस्मती है ये कहते हैं कि मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। दुआ है अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी जिंदगी दे सेहत के साथ। जी सर लिखी है वो अच्छी गुजर जाए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी सर अहमद सिद्दीकी ने भी आपको मैसेज किया हुआ है और ये भी आपको बहुत दुआएं दे रहे हैं। अली सदाकत भी दे रहे हैं, खान वली ने भी आपके लिए बहुत दुआएं दी हैं। बहुत शुक्रिया मजीद साहब सिद्दीकी साहब की, आपकी से मोहब्बतें पहुंच रही हैं, मुझ तक बारिशें हो रही, मोहब्बत होगी। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले सर इंशाल्लाह ताला आपने जैसे बताया आई विल मीट यू देयर, ये मूवी आपकी रिलीज होने वाली है। अगर थोड़े 5 मिनट आप हमें दे दें उस वक्त जब आपकी मूवी रिलीज हो तो हम जरूर उसकी कामयाबी के हवाले से भी बात करेंगे। और थोड़ा सा सर बस टाइम दे दिया करें क्योंकि आप माशाल्लाह से आपकी जो शख्सियत है अगर उसमें से हमें थोड़ा सा कभी टाइम मिल जाएगा ना तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि आपकी बातें आज भी मेरा सीरियसली आपको अल्लाह हाफिज कहने का दिल नहीं चाह रहा है इस वक्त। नहीं अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी जिंदगी अता फरमाए। आप हमेशा आपका साया सर पे सलामत रखे क्योंकि आप वो सायादार दरख्त हैं जिनकी छांव में लोग बैठेंगे ना तो उनके लिए बस वही मतलब बहुत बड़ी बात है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। कवि साहब मैं बहुत महसूस हुआ, मैं खामोशी से आपकी आवाज़ जो है सुनता रहा और महसूस होता रहा और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि अब ये कोरोना से हमारी ज़रा जान छूट जाए तो मैं जब भी आया पाकिस्तान लाहौर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात के लिए आऊँगा और हो सकता है कि आप मुझे पहचान भी लें। वहाँ पे हमारे एक कॉमन फ्रेंड है नियाज सिद्दीकी जो इंजीनियर हुआ करते थे रेडियो पाकिस्तान में टेलीविजन स्टेशन लाहौर में, तो वो हमारे सभी आती हैं, उनकी मिसेस है। तो इंशाल्लाह मैं उनके पास ठहरता हूँ और मैं इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात के लिए जरूर आऊँगा।
जी सर, बिल्कुल। और थोड़ा सा बस टाइम हमें भी कभी दे दीजिएगा, आपकी मूवी रिलीज होती है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी सी आपसे बात कर लेंगे, लिस्टनर्स भी बड़े खुश हो जाएंगे आपकी तवज्जुह से। हाँ, खुशी मिल जाएगी लोगों को। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और इसी तरह बहुत शुक्रिया सर। सुनने वालों की खिदमत में, आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। आप जीते रहें, खुश रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सो मच। जी महमूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद कवी खान। और मतलब जब भी मैं किसी ऐसी शख्सियत का, और इतना बड़ा नाम है, अगर फनकारों में अगर हम बात करें एक्टिंग के हवाले से, तो इससे बड़ी शख्सियत इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है जो कवी खान साहब। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरा ख्याल है कि अगर आप उन्हें एंगेज रखती तो मजीद 2 घंटे बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा कि वो खासियत है। जी हाँ, बिल्कुल मजीद। और मतलब माशाल्लाह से बोल तो सब लेते हैं, लेकिन ये एक होता है ना कि एक मैच्योर गुफ्तगू करना, एक बात वो की जाए जिसमें मतलब जो है ना, आप मायने ढूंढने बैठे हैं तो आपको खजाने मिल रहे हो। तो इस तरह की गुफ्तगू करने पे माशाल्लाह से इनको कमाल हासिल है। और बहुत ही अच्छा लगा बात करके इनसे। और सीरियसली मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं फोन बंद करूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो रहा था कि शायद अब वो थोड़ी जल्दी में हो सकता है उनकी कहीं और कमिटमेंट हो, तो इसलिए मैंने अल्लाह हाफिज कह दिया। लेकिन बहुत अच्छा लगा। हमारी कोशिश यही थी कि हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें सुने, तो बहरहाल बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। और इंशाल्लाह होपफुली कि नेक्स्ट टाइम भी आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली मजीद बातें होंगी। बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया खुसूसी तौर पे कि आप यहाँ आए स्पेशली और आपने ज्वाइन किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे भी ये था ना कि आपका माशाल्लाह से एक ताल्लुक रह चुका है और आप भी उनके बारे में बता सकते हैं। आपने उनको काम करते हुए, परफॉर्म करते हुए सामने से देखा है, तो ये बहुत बड़ी बात भी है। माशाल्लाह से आपकी बड़ी तारीफ ही हुई है। आवाज की तो आपकी सब तारीफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जरा नवाजी आपकी। बहुत शुक्रिया। चलिए फिर इजाजत लें, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद अहमद साहब, आपने खुसूसी तौर पे हमें टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी लिस्टनर्स, महमूद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे और स्पेशल मैंने रिक्वेस्ट की थी उनसे कि वो आए, क्योंकि कवी खान साहब से उनका पुराना एक ताल्लुक रहा है। तो यकीनन आप लोगों ने आज के इंटरव्यू को पसंद किया होगा। मोहम्मद कवी साहब की जो बातें हैं, जिस तरह से उन्होंने की हैं, बहुत ही दिल से, बिल्कुल एकदम लग रहा था कि वो बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल उनके दिल से बातें निकल रही हैं, सच्ची बातें निकल रही हैं। उनका इसी तरह का अंदाज है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उनको लंबी हयात दे और बड़ी सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए। इस वक्त एक ट्रैक में प्ले करने जा रही हूँ। इस मूवी में भी कवी खान साहब ने भी रोल अदा किया है। टीवी पे उन्होंने बेतहाशा काम किया।